अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के आज के इस बेहद खूबसूरत ट्यूटोरियल में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी 12th क्लास इंग्लिश के फायरहाइम जो कि पोएट्री सेक्शन का एक बेहतरीन पोयम है उसे कवर करेंगे। और फायरहाइम को लिखा है KKN दारूवाला ने। यह चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है, एक धार्मिक चैप्टर है, एक रिलीजियस पोयम है ये, जहां कवि अपने धर्म और उसके नियमों का परिचय देता है। तो आइए हम इस चैप्टर की एक एक लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जरूरी जितने भी टॉपिक हो सकते हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है उसको देखने, सीखने और याद करने का प्रयास करते हैं। दरअसल आप जानते हैं कि फायरहाइम जिसे KKN दारूवाला ने लिखा था, जिनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ, इनके मृत्यु की खबर अभी तक नहीं है, शायद ये अभी जीवित हैं। मैंने नेट पर भी खोजने की कोशिश की बट इनके डेथ की टाइमिंग नहीं मिली मुझे। तो खैर, इनका जन्म 1937 में हुआ और ये एक इंडो एंग्लियन पोएट हैं। इंडो एंग्लियन पोएट कहने का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो हो भारत का लेकिन पोयम इंग्लिश में लिखता हो, तो उसे इंडो एंग्लियन पोएट कहा जाता है। KKN दारूवाला एक इंडो एंग्लियन पोएट हैं। KKN दारूवाला के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। तो KKN दारूवाला एक मेजर इंडियन पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इनके बारे में है कि KKN दारूवाला एक मुख्य भारतीय कवि हैं, साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं इंग्लिश भाषा के। इनका पूरा नाम है केकी नैसरवांजी दारूवाला। दारूवाला जो है ये पारसी धर्म का एक सब टाइटल है। इनका जन्म लाहौर में हुआ था 1937 में, एक पारसी फैमिली में। उस समय भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न नहीं हुआ था, और जब डिवीज़न हुआ तो ये अपने परिवार के साथ भारत आ गए। लाहौर इन्होंने छोड़ दिया, पाकिस्तान, चूंकि लाहौर पाकिस्तान में पड़ गया तो इन्होंने भारत की नागरिकता स्वीकार की। तो यही इनके बारे में था। ही इज़ ऑल्सो अ फॉर्मर IPS ऑफिसर। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। KKN दारूवाला एक IPS ऑफिसर भी हैं और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण अपने बुक्स लिखे, जैसे अंडर ओरियन जो 1970 में प्रकाशित हुई, ऑपरेशन इन अप्रैल जो 1971 में प्रकाशित हुई, और क्रॉसिंग ऑफ रिवर जो 1976 में प्रकाशित हुई। ये उनके सबसे नोटेबल वर्क्स हैं, जाने माने कार्य हैं, इनकी प्रमुख किताबें हैं। और जानने की कोशिश करें तो ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984। 1984 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में इनके कार्य को देखते हुए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि एक लेखक के लिए, एक कवि के लिए बहुत गर्व की बात होती है। इतना ही नहीं, ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री, द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इन 2014। 2014 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड में जो चौथा अवार्ड आता है पद्मश्री, इस पद्मश्री अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो 2 अवार्ड इन्हें मिले हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, और इन्हें एक कॉमनवेल्थ अवार्ड भी मिला है। कॉमनवेल्थ अवार्ड
इंग्लैंड की तरफ से दी जाती है। उन्हें कॉमनवेल्थ अवार्ड भी दिया गया था। तो आप जानते हैं, पहले ही मैंने आपको बताया कि KKN दारूवाला जाति से पारसी थे। पारसी को इंग्लिश में जोरोस्ट्रेन कहा जाता है और ये पारसी धर्म का लोगो है जो आग की पूजा करते हैं। पारसी धर्म की मान्यता है कि मृतक शरीर को आग में जलाना एक पाप है। मरे हुए शरीर को, लाश को हमें आग में नहीं जलाना चाहिए, इससे आग अपवित्र हो जाती है। पारसी धर्म में आग की पूजा की जाती है और इसीलिए वो अपने मृतक को टावर ऑफ साइलेंस पे ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। मैं ये फिगर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, जहां ये बड़ा सा टावर ऑफ साइलेंस बना हुआ है और ऊपर का जो दृश्य है वो कुछ ऐसा होता है, जहां वे लोग अपने मृतकों को यूं ही उस टावर ऑफ साइलेंस पे छोड़ देते हैं। उनकी मान्यता है कि मरने के बाद भी ये शरीर अगर चील, कौवे, चींटियां और भी बहुत सारे अगर जीव उसका अपघटन करके अपना पोषण करते हैं तो ये भी एक बेहतर बात है। इसलिए वे लोग अपने मृतक लाशों को यूं ही टावर ऑफ साइलेंस पे छोड़ देते हैं, अपना अंतिम संस्कार वहीं करते हैं। अब हम जानेंगे फायरहाइम इस पोयम की थीम के बारे में कि आखिर ये पोयम किस चीज पर आधारित है। तो इन द पोयम फायरहाइम द स्पीकर रिवील हिज रिलीजियस आइडेंटिटी टू शो द रिलीजियस लीनिंग ऑफ अ पारसी। यानी इस पोयम फायरहाइम में जो कवि है वो प्रदर्शित करता है, दर्शाता है अपनी धार्मिक पहचान को। उसकी क्या धार्मिक आइडेंटिटी है, धर्म की पहचान क्या है, इस चीज को वो रिवील करता है, दर्शाता है। टू शो द रिलीजियस लीनिंग ऑफ अ पारसी, किस तरह से एक पारसी अपने धर्म के साथ जुड़ा रहता है, कितना अंतर संबंधित होता है अपने धर्म से, इस पोयम के माध्यम से कवि बताने की कोशिश करता है। द पारसी बिलीव्स दैट, पारसियों का मानना है कि देयर इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल, कि एक लगातार संघर्ष होता रहता है इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, बिटवीन द फोर्स ऑफ लाइट एंड डार्क, अंधेरे और उजाले के बल में। यानी अंधेरे और उजाले के बीच, अंधेरी और उजाली ताकतों के बीच संसार में हमेशा एक युद्ध चलता रहता है, एक स्ट्रगल चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है। हमारे यहाँ भी हिंदू धर्म में कहा गया है, आपने पढ़ा भी होगा, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। तो इस तरीके से इस पोयम में ये दर्शाया गया है कि शुरू से अंधकार और उजाले, शिक्षा और अशिक्षा, सत्य और असत्य के बीच एक द्वंद्व चलता आ रहा है। अब हम एक एक लाइन इस पोयम की हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। पहली लाइन कहती है कि द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फर सीन। बर्निंग घाट कहते हैं ऐसी जगह को जहां लाश को जलाया जाता हो, यानी शमशान घाट। तो बर्निंग घाट से इरप्टेड, फूट पड़ी, निकल पड़ी, फॉस्फर सीन, स्फुरदीप्ति। स्फुरदीप्ति कहते हैं कि जब आग जलाई जाती है तो आग के जलने से जो उसकी लपटें ऊपर आती हैं और उनसे अगर आप एक हिस्से से दूसरे हिस्से की ओर देखेंगे तो आपको सामने वाली चीज हिलती डुलती नजर आएगी, जबकि वो स्थिर है। लेकिन आग की लपटों के से जब देखा जाता है तो वो चीजें हमें हिलती डुलती दिखाई देती हैं, वो स्फुरदीप्ति होती है, वो फॉस्फर सीन होती है।
तो शमशान घाट से निकल पड़ी स्फुरदीप्ति एंड वांडरिंग घोस्ट लाइट। वांडरिंग घोस्ट लाइट कहते हैं लाश को जलाने से निकलने वाला प्रकाश, और चिता के जलने से निकलने वाले प्रकाश ने फ्रिक्टेंडेड डरा दिया पासर्स बाई राहगीरों को जो वहां से होके गुजरने वाले लोग हैं उनको वो डरा देता है। ऐसे डरा देता है एज मून लाइट, जैसे चंद्रमा की रोशनी स्कटलेट पड़ी हुई हो एमोंग द बोन्स, हड्डियों के बीच में। रात के समय अगर अचानक हड्डियों के बीच में चंद्रमा की रोशनी पड़े तो हम डर जाते हैं। वैसे ही शमशान घाट के बगल से होके गुजरने वाले जो लोग हैं वो लाशों से निकलने वाली रोशनी को देख के भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो यही इस लाइन का मतलब था कि शमशान घाट से स्फुरदीप्ति निकल पड़ी और चिता जलने से निकलने वाले प्रकाश ने लोगों को ऐसे डरा दिया, राहगीरों को ऐसे डरा दिया जैसे चांद की रोशनी पड़ी हो हड्डियों के बीच में। आगे की लाइन देखते हैं। वंस एक बार स्ट्रॉलिंग सैर करते हुए एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, यानी नदी के किनारे घाट के पास सैर करते हुए वीसा हमने देखा। कवि ने यहां वी का प्रयोग किया है, यानी कोई और साथ में है। साथ में कौन है? तो कवि के पिता हैं। तो वीसा हमने देखा एम्बर्स अंगारों को, अंगारा कहते हैं जलता हुआ कोयला। हमने अंगारों को देखा इज लॉसिंग, जो खो रहे हैं देयर क्रूएल रेडनेस, अपनी निर्दयी लालिमा को। रेडनेस, जो कोयला जब जलता है तो लाल रंग का जब दिखता है उसे कहते हैं रेडनेस। तो एक बार नदी के किनारे किनारे घाट के पास सैर करते हुए कवि और उसके पिता ने देखा अंगारों को जो अपनी निर्दयी लालिमा को खो रहे थे टू द ग्रे एस, भूरे राख में। यानी जो अंगारे होते हैं जब वो बुझने लगते हैं तो उनके ऊपर राख की एक परत जम जाती है। तो कवि वही कह रहा है कि हमने देखा अंगारों को अपने निर्दयी लालिमा भूरे राख में खोते हुए। वे अंगारे दैट स्वेलोज, जो निगल जाते हैं, जो भस्म कर जाते हैं, ऑल हाफ कुक्ड लिम्स, सभी अर्ध जले अंगों को। लिम्स मतलब मानव के अंग। तो जो सभी आधा जले अंगों को निगल जाते हैं, जो सभी अर्ध जले अंगों को भस्म कर देते हैं, वे अंगारे भी अपनी निर्दयी लालिमा भूरे राख में खो रहे थे। ये दृश्य देखा कवि और उसके पिता ने सुबह में टहलने के दौरान। यानी पिछले दिन किसी लाश को वहां जलाया गया था नदी के किनारे, और अगले दिन जब ये और उसके पिता टहल रहे थे तो इन्होंने देखा कि किसी चिता पर जो अंगारे थे वो अपनी निर्दयी लालिमा को भूरे राख में खो चुके थे, जबकि ये अंगारे सभी अर्ध जले अंगों को भस्म कर देते हैं। बोर विटनेस, साक्षात गवाह टू द फायर्स डिबॉचरी, आग के अनैतिक व्यवहार का। यानी आग ने उस मृतक शरीर को पूरी तरह से नहीं जलाया था। ये उसकी डिबॉचरी है, ये उसका अनैतिक व्यवहार है जो नहीं होना चाहिए। तो आग के उस अनैतिक व्यवहार के साक्षात गवाह माय फादर, मेरे पिता ने सेड, कहा, मेरे पिता ने कहा, यू सी, तुम देखो, दोज, उन
हाफ बर्न्ट फिंगर्स, आधा जली हुई अंगुलियों को, एंड बोन स्टब्स, और हड्डी के अवशेषों को, बचे हुए अवशेषों को। कवि के पिता ने कहा, तुमने देखा उन आधी जली अंगुलियों और हड्डी के अवशेषों को? द फायर, आग, एट टाइम्स, कभी कभी, फॉरगेट, भूल जाती है, इट्स डेड, अपने मृतक को। आग कभी कभी अपने मृतक को पूरी तरह से जलाना भूल जाती है, और ये आग का एक अनैतिक व्यवहार है, ये उसके पिता ने कहा। ए जोरोस्ट्रेन आई, मैं तो एक पारसी हूं। माई लिटिल फिंगर्स क्लींस्ड, मैंने अपनी छोटी छोटी अंगुलियों को कस के दबा लिया, अंदर खींच लिया, इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, यानी छोटे से मुट्ठी में दर्द के मारे। यानी लेखक को वहां तकलीफ हुई कि जिस आग की मैं पूजा करता हूं, ये आग भी गलतियां करती है। तो दर्द के मारे लेखक ने अपनी अंगुलियों को अंदर खींचते हुए मुट्ठी बंद कर लिया। आई स्वोर, मैंने कसम खाया, टू सेव, बचाने का, फायर, आग को, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़पन के पाप से। उस समय मैंने कसम खाया कि मैं आग को उसके भुलक्कड़पन के पाप से बचाऊंगा। ये है इसके इस स्टेंजा में। यानी अब तक आप ये पढ़ चुके हैं कि शमशान घाट से स्फूर्दीप्ति निकल पड़ी और वहां से गुजरने वाले जो राहगीर थे वो उस प्रकार भयभीत हो गए जैसे रात के समय में जब हड्डियों के बीच में चंद्रमा की रोशनी पड़ती है वो हमें भयभीत कर देती है। उसी तरह शमशान घाट के बगल से होके गुजरने वाले लोग भी चिता से उठती हुई आग की लपटों के प्रकाश से डर जाते हैं। कवि ने कहा कि एक बार वो और उसके पिता नदी के किनारे उसके घाटों पर सैर कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि जो अंगारे हैं वो अपनी निर्दयी लालिमा को भूरे रंग के राख में खो चुके हैं। वे अंगारे जो किसी भी अर्धजले अंगों को जलाकर भस्म कर देते हैं। अब आग के इस अनैतिक व्यवहार के गवाह बने कवि और उसके पिता। तो कवि के पिता ने उससे कहा, तुमने देखा उन आधी जली हुई अंगुलियों और हड्डी के अवशेषों को? कभी कभी आग अपने मृतक शरीर को जलाना भूल जाती है। अब इस पे कवि को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो जोरोस्ट्रेन था, वो पारसी था, आग की पूजा करता था। अब दर्द के मारे, तकलीफ के मारे, दुख के मारे उसने अपनी छोटी छोटी अंगुलियों को मुट्ठी में बंद कर लिया और कसम खाया कि वो आग को उसके भुलक्कड़पन के पाप से बचाएगा। कहानी यहां खत्म होती है बचपन की। अब बढ़ते हैं आगे। इट नेवर फॉरगोट एंड 20 years since, कह रहा है कि ये बात मैं कभी नहीं भूला, 20 साल हो गए। एज, जब आई कंसाइंड माई फर्स्ट बर्न, मैंने अपने फर्स्ट बर्न को, पहली औलाद को कंसाइंड किया, हवाले किया, सौंप दिया, टू द फ्लेम्स, आग की लपटों के। फ्लेम मतलब होता है लपट। आग की लपटों के हवाले मैंने जब अपने पहले बच्चे को किया। तो कवि तो एक पारसी था, उसे तो मृतक शरीर आग में जलाना नहीं था, उसका धर्म उसे रोकता है। लेकिन आखिर उसने अपनी पहली औलाद को आग में क्यों जलाया? तो उसका रीजन भी नीचे लिखता है कि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, क्योंकि जो सबसे नजदीक टावर ऑफ साइलेंस था जहां पारसी अपने मृतक का अंतिम संस्कार करते हैं, वाज 1000 मील, वो लगभग 1000 मील दूर था। इसीलिए कवि ने अपने पहली औलाद को जो मर चुकी थी
उसे आग के लपटों के हवाले कर दिया। तो क्या होता है? द फायर हाइम से टू मी, तो आग के अंदर से आती हुई आवाज ने मुझसे कहा, यू स्टैंड फॉरगिवन, जाओ तुम्हें भी क्षमा कर दिया गया। ब्रोकन येट रेबिलियस, ब्रोकन तुमने तोड़ा, येट रिबिलियस पारसी धर्म को, पारसी धर्म को तुमने तोड़ा, येट फिर भी तुम्हें माफ कर दिया गया। आग के अंदर से आती हुई आवाज ने कहा, कवि ने ऐसा महसूस किया कि आग उससे कह रही है कि एक बार मैंने गलती की थी तो तुमने मुझे भुलक्कड़पन के पाप से बचाने का कसम खाया था, आज वो गलती तुमने की है तो चलो इस बार तुम्हें भी माफ कर दिया गया। अब कवि काफी शर्मिंदा हो जाता है। आई स्वोर दिस टाइम, मैंने इस समय कसम खाया, टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, कि मैं फॉरगिविंग के, क्षमा के इस पाप से बचूंगा। इसका कवि ने कसम खाया, यानी आगे से मैं कभी भी अपने धर्म के विरुद्ध, अपने धर्म के नियमों के विरुद्ध कोई काम नहीं करूंगा, अपने धर्म के नियमों का पालन करूंगा। इस बात की कवि ने कसम खाई। यही था इस पोयम में। और इसमें एक प्रश्न पूछता है कि कवि इस पूरे पोयम के दौरान कितनी बार कसम खाता है? तो 2 बार, एक बार बचपन में और एक बार जब उसने अपने बच्चे को आग के हवाले कर दिया था तब। तो यही था चैप्टर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग द वीडियो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।